ज्ञान सम्मान के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज व्यवस्था के एक बहुत ही मतलब सबसे बुनियादी विषय पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं, संविधान की अवधारणा। ये विषय बीपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए कृत्य महत्वपूर्ण है। जी, और ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर सिर्फ रट लिया जाता है पर समझा नहीं जाता। बिल्कुल। तो चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये शब्द ही ले लेते हैं, संविधान। ये आया कहाँ से है? देखिए, ये जो शब्द है संविधान, ये लैटिन भाषा के एक शब्द कॉन्स्टिट्यूएरे से निकला है। कॉन्स्टिट्यूएरे, जी, और इसका सीधा सा मतलब होता है स्थापित करना। स्थापित करना, मतलब किसी चीज की नींव रखना। तो ये सरकार की व्यवस्था की नींव रखता है? बिल्कुल सही। आप कह सकते हैं कि संविधान उन सिद्धांतों का एक समूह है जो तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी। अच्छा। इसीलिए तो इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे भूमि का मौलिक कानून या फिर देश का सर्वोच्च कानून। ये नाम प्रीलिम्स में विकल्प के तौर पर पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से सरकार का साधन भी इसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अलग-अलग विद्वानों ने भी तो इसे परिभाषित किया है, जैसे गिलक्रेस्ट, गेटल। यहाँ एक प्रश्न बन सकता है कि मिलान करने को कहा जाए। हाँ, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ एक ट्रिक है, सबको रटने की जरूरत नहीं, बताइए। बस कीवर्ड पकड़िए। जैसे गिलक्राइस ने सबसे ज्यादा जोर दिया शक्तियों के वितरण पर। शक्तियों का वितरण। जी, और गेटल ने बात की मूलभूत सिद्धांतों की, कि देश का स्वरूप कैसा होगा। अच्छा, तो गिलक्राइस यानी वितरण और गेटल यानी सिद्धांत। बस इतना ही। इसी तरह वेयर कहते हैं कि ये सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन है, और वेयर और फिलिप्स ने इसे एक विशेष कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज कहा है। तो प्रीलिम्स के लिए इसे याद रखने की ट्रिक ये हुई कि गिलक्राइस ने शक्तियों का वितरण पर जोर दिया और गेटल ने मूलभूत सिद्धांत पर। एकदम सही। चलिए, ये तो हुई परिभाषा की बात। अब आता है इसके काम पर। एक संविधान असल में करता क्या है? इसके लिए संवैधानिक विद्वान इलियट बुल्मर का विश्लेषण बहुत अच्छा है। उन्होंने कई कार्य गिनाए हैं। एक-एक करके देखते हैं उन्हें। जरूर। पहला कार्य, यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित करता है, मतलब देश कहाँ तक है। ठीक है। दूसरा, यह उसी समुदाय की प्रकृति और अधिकार को परिभाषित करता है। तीसरा, यह राज्य की पहचान और मूल्यों को व्यक्त करता है, जैसे भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। और चौथा कार्य, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, वो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों से जुड़ा है। बिल्कुल, ये एक प्रीलिम्स फेवरेट है। चौथा कार्य है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य घोषित करना। ठीक है। और पांचवा, यह राजनीतिक संस्थानों को स्थापित और विनियमित करता है, मतलब संसद, न्यायपालिका, ये सब कैसे काम करेंगे। एक तरह से कंट्रोल। जी। छठा, यह सरकार की विभिन्न परतों के बीच शक्तियों को विभाजित करता है, केंद्र और राज्य के बीच। और आखिरी के दो। सातवां, यह देश की आधिकारिक धार्मिक पहचान की घोषणा कर सकता है या नहीं भी कर सकता। और आठवां, यह देश को कुछ विशेष सामाजिक या आर्थिक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है। ये तो काफी सारे काम हो गए। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ, एक ट्रिक है। बुल्मर के कार्यों को याद रखने के लिए 5 क याद रखें। 5 का। जी, समुदाय, कर्तव्य, कार्य, कंट्रोल यानी विनियमित, और कमिटमेंट यानी प्रतिबद्ध। वाह! समुदाय, कर्तव्य, कार्य, कंट्रोल और कमिटमेंट। ये तो बहुत आसान हो गया। जी, ठीक है। तो एक अच्छे संविधान में क्या-क्या गुण होने चाहिए? देखिए, सबसे पहला गुण है संक्षिप्तता। बहुत लंबा और जटिल नहीं होना चाहिए। सटीक होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, स्पष्टता। भाषा सरल हो, आम आदमी भी समझ सके। हम्म। तीसरा गुण है निश्चितता, मतलब जो लिखा है उसका एक ही अर्थ निकले, दो अर्थी बातें ना हो। अस्पष्ट ना हो। जी। चौथा है व्यापकता, मतलब सरकार की शक्ति और नागरिक के अधिकार दोनों की बात हो। ये संतुलन जरूरी है। बहुत जरूरी है। फिर आता है उपयुक्तता, मतलब वो संविधान देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल हो। और स्थिरता। हाँ, छठा गुण है स्थिरता। उसमें आसानी से छेड़छाड़ न की जा सके, ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। लेकिन अगर स्थिरता होगी तो वो समय के साथ बदलेगा कैसे? यही तो सातवां और सबसे दिलचस्प गुण है, अनुकूलनशीलता। मतलब वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढल भी सके। एकदम सही। इसीलिए तो इसे एक जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द सीधे तौर पर पूछा गया है। तो एक अच्छे संविधान को SSSVUAA से याद रख सकते हैं। संक्षिप्त, स्पष्ट, स्थिर,
व्यापक, उपयुक्त, अनुकूलनशील और निश्चित। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो थोड़ा मुश्किल माना जाता है, संविधानों का वर्गीकरण। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। हाँ, ये भाग थोड़ा ट्रिकी है। पहला वर्गीकरण है विकसित और अधिनियमित संविधान, विकसित मतलब जो धीरे धीरे बना हो? जी। जो धीमी और क्रमिक विकास का नतीजा हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रिटिश संविधान। और अधिनियमित? वो जिसे एक संविधान सभा ने बैठकर विचार करके बनाया हो, जैसे अमेरिका का और हमारा भारत का संविधान। ठीक है। दूसरा वर्गीकरण है लिखित और अलिखित। लिखित तो साफ है, जिसके प्रावधान एक किताब में लिखे हों, जैसे अमेरिका, कनाडा, जापान और भारत। और अलिखित का मतलब क्या ये है कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है? नहीं, यहीं पर ट्रैप सेट किया जाता है। अच्छा, अलिखित का मतलब है कि कोई एक दस्तावेज नहीं है, उसके नियम, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और अलग-अलग कानूनों में बिखरे होते हैं। अच्छा। इसका उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और एक नाम और याद रखिएगा, इजराइल। ये प्रीलिम्स में फंसाने के लिए दिया जाता है। इजराइल, ठीक है, ये नोट कर ले। अब आते हैं तीसरे वर्गीकरण पर, अनम्य और लचीला। इसे कठोर और नरम भी कहते हैं। ये वर्गीकरण लॉर्ड जेम्स ब्राइस द्वारा किया गया था। इस नाम को भी याद रखें। लॉर्ड जेम्स ब्राइस। जी। तो अनम्य या कठोर संविधान वो है जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष मुश्किल प्रक्रिया की जरूरत हो, जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। और लचीला? लचीला या नरम संविधान वो है जिसे सामान्य कानूनों की तरह ही साधारण बहुमत से बदला जा सके, जैसे यूके और न्यूजीलैंड। तो भारत का संविधान क्या है? ये एक प्रीलिम्स फेवरेट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। भारत का संविधान न तो पूरी तरह कठोर है और न ही पूरी तरह लचीला। ये दोनों का एक अद्भुत मिश्रण है। बिल्कुल। अगला वर्गीकरण है संघीय और एकात्मक। संघीय संविधान केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ-साफ विभाजन करता है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड। और एकात्मक में? सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। हाँ, जैसे यूके, फ्रांस, जापान, चीन। इसमें सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती है। तो फिर से वही सवाल, भारत क्या है? भारत में फिर से दोनों के गुण हैं। यहाँ शक्तियों का विभाजन तो है, पर कई मामलों में केंद्र बहुत शक्तिशाली है। इसी वजह से केसी वियर ने इसे अर्ध संघीय कहा था। बिल्कुल। और ये कथन कई बार पूछा जा चुका है, अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल। ठीक है। एक और वर्गीकरण है कार्यविधिपरक और निर्देशात्मक। हाँ, ये वर्गीकरण भी इलियट बुल्मर ने ही दिया है। कार्यविधि परक संविधान सिर्फ कानूनी और राजनीतिक ढांचा बताता है। और निर्देशात्मक? निर्देशात्मक संविधान ढांचा बताने के साथ साथ कुछ सामाजिक लक्ष्य भी तय करता है, जैसे हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं। बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। अब एक आखिरी और बहुत गहरी अवधारणा पर आते हैं, संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार। जी, संविधान और संवैधानिकता ये दो अलग-अलग चीजें हैं। तो ये कैसे? देखिए, किसी देश में संविधान तो हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वहाँ संवैधानिकता भी हो। मतलब किसी तानाशाह देश में भी संविधान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो एक किताब लिखवा सकता है और उसे संविधान कह सकता है, पर वहाँ संवैधानिकता नहीं होगी। तो फिर संवैधानिकता है क्या? मनमानी सत्ता का विरोध है। सीमित सरकार। जी, फ्रेडरिक ने कहा था कि ये सरकारी कार्यवाही पर प्रभावी प्रतिबंधों की प्रणाली है। स्टार्क ने भी यही कहा कि इसका अर्थ अनिवार्य रूप से सीमित सरकार है। और केसी वियर ने? उन्होंने कहा था कि संवैधानिक सरकार का मतलब है नियमों के अनुसार सरकार, न कि सिर्फ सत्ता चलाने वालों की मर्जी के अनुसार। तो प्रीलिम्स के लिए इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि संवैधानिकता का एक ही मतलब है, सीमित सरकार। बस, ये एक कीवर्ड याद रखना है। ये एकदम सही है। तो ये संवैधानिकता के तत्व क्या हैं? संवैधानिक विद्वान लुइस हेनकिन ने इसके 8 तत्व बताए हैं। चलिए गिनते हैं। पहला, लोकप्रिय संप्रभुत्व, मतलब शक्ति जनता से आती है। दूसरा, कानून का शासन। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार। चौथा, शक्तियों का पृथक्करण। पांचवा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका। और छठा, सेना का नागरिक नियंत्रण। सातवां, कानून द्वारा शासित पुलिस। और आठवां, सबसे जरूरी, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। बहुत बढ़िया। ये सभी तत्व मिलकर ही संवैधानिकता को मजबूत बनाते हैं। तो अब चलिए प्रीलिम्स के लिए इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। जरूर। एग्जाम रेडी पॉइंट्स। पहला बिंदु, संविधान लैटिन शब्द
कॉन्स्टिट्यूरे से बना है, जिसका अर्थ है स्थापित करना। दूसरा बिंदु, भारत का संविधान लिखित, अधिनियमित और कठोरता एवं लचीलेपन का एक मिश्रण है। तीसरा बिंदु, केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय यानी क्वाजी फेडरल के रूप में वर्णित किया है। ये एक सीधा प्रश्न है। चौथा बिंदु, संवैधानिकता या संविधानवाद का मूल अर्थ सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट है। और पांचवा बिंदु, अलिखित संविधान के उदाहरण हैं यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल। इजराइल का नाम जरूर याद रखिएगा। जी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी चर्चा से एक बात तो साफ है कि सिर्फ संविधान का होना काफी नहीं है, संवैधानिकता की भावना को होना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगली बार हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।